रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी राधा और बेटे राजू के साथ रहता था। किशन के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर समोसे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से किशन जो भी पैसे कमाता वो राधा की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति काफी खराब थी। एक दिन किशन गांव के चौराहे पर समोसे बेच रहा था। किशन का दोस्त मोहन भी उसके पास खड़ा था। और सुना किशन, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रहा हूँ। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी किशन का बेटा राजू दौड़ता हुआ अपने पिता किशन के पास आता है। पिताजी, जल्दी चलिए। अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। चल जल्दी चलते हैं। मोहन, जरा ठेले का ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूँ कि राधा को क्या हुआ है। ठीक है किशन भाई। किशन घबराकर घर की ओर दौड़ता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी पत्नी राधा चारपाई पर बेजान पड़ी होती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आप राजू का ध्यान रखना। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं राधा, ऐसा मत कह। तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। किशन दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी किशन के साथ लौटते हैं। किशन, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेंगी। क्या? शहर? लेकिन वहां जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं। किशन, कुछ भी कर, पर देर मत कर। तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। किशन एक पल भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में राधा को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। राजू भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और उबड़-खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। राधा की सांसें धीमी होती जा रही थी। राजू घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? हैप्पी बेटा, तू बहुत बहादुर है। तेरी किस्मत तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगी। बस हार मत मानना। राजू रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। किशन नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है। हे भगवान, अब क्या करूं? इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक अमीर सेठ बैठा होता है। राजू दौड़कर कार के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। सेठ जी, कृपया मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए। उसकी जान खतरे में है। हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। देखो, मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, मेरी माँ मर जाएगी। मेरी बला से मुझे अपने काम से मतलब है। रास्ते से हटो। सेठ कार लेकर आगे बढ़ जाता है। किशन मायूस होकर बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। राजू छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में मदद करता है। दोनों कोशिश करके बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय किशन किसी तरह राधा को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करता है। सुनो, इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। आप यही बैठ जाइए। किशन और राजू डॉक्टर की बात सुनकर हताश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। किशन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। राजू की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। माँ, तुमने कहा था मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन
मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। किशन अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद वो राधा को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तभी गांव वाले राधा की ये दुखद खबर सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मैं बड़ा होकर गरीब के लिए कुछ करूंगा। जो अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूंगा। जाने रख। गांव के बड़े बुजुर्ग राजू की बात सुनकर उसके हौसले की दाद देते हैं। राजू की आंखों में मां की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है। कुछ सालों बाद राधा की मृत्यु के बाद किशन टूट चुका था। उसने ठेला अपने दोस्त मोहन को बेच दिया था, लेकिन अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। राजू अब 18 साल का हो चुका था। वह भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। एक दिन बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। किशन हल चला रहा था, राजू भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किशन बेटे को गर्व से देखता है। राजू का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है। कुछ देर में गांव का साहूकार रघु सेठ खेत पर आ जाता है। उसके साथ उसके गुंडे भी थे। ओए किशन, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए। सेठ जी, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए। फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवाऊंगा। सेठ गुंडों को इशारा करता है। गुंडे किशन को जमीन पर धक्का दे देते हैं। राजू ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। वो सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ, तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। अबे छोटू, तू मुझे धमकी देगा? चल भाग यहाँ से। सेठ राजू को धक्का देता है। राजू गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर फिर से सेठ के सामने आ खड़ा होता है। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी एक गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा होता है। वो ये सब देखकर वहां पहुंचता है। तभी रघु, ये तुम किया कर रहे हो? मुखिया जी, मैं तो इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है? मुखिया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए, इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। मुखिया जी, मुझे बस अपना उधार चाहिए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूं। मैंने सेठ रघु का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही खर्च चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का और समय दिलवा रहा हूं। 6 महीने के अंदर रघु का कर्ज चुका देना, ठीक है? मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघु सेठ मुखिया के इस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वह गुस्से में भुन-भुना हुआ वहां से चला जाता है। रात का समय किशन और राजू के अंदर बैठे थे। बेटा, मैं तुझे और आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन हालात ने तुझे खेतों में लगा दिया। नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। किशन बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। राजू अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर बोलता है, माँ, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। राजू उसी रात पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन किशन खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। राजू दौड़कर अपने पिता के पास आता है। किशन का शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? किशन की आंखें बंद हो रही थीं। राजू उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान की ओर दौड़ता है। डॉक्टर जांच करते हैं।
तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी हो गई है, इन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। राजू आंखों में चिंता छा जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर साहब, ये लीजिए, कुछ पैसे बाकी मैं जल्दी ही चुका दूंगा। आप मेरे पिताजी का इलाज शुरू करिए। वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। उसने लोगों के खेतों में काम किया, जंगल से लकड़ियां काटकर बेची और पानी भरकर पैसे कमाए। कुछ ही दिनों में राजू ने इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। उसने पिता का इलाज करवाया, जिससे किशन की हालत थोड़ी सुधर गई। एक दिन राजू मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हौसला बरकरार था। भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिता को खुशहाल जीवन दे सकूं और हर गरीब को इंसाफ दिला सकूं। वो खुद से वादा करता है कि वो पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी सुधारे। उसकी आंखों में मां का सपना और पिता के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। अगली सुबह राजू फावरे से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। किशन उसे देखता है और दुखी हो जाता है। बेटा, अब बस कर, तेरा शरीर थक जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। माँ कहा करती थी कि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। इतने में गांव का साहूकार रघु सेठ फिर से आता है। वो अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा होता है और साथ में 2 गुंडे भी होते हैं। ओ किशन, अब तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर निश्चित समय तक पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। किशन कुछ नहीं कहता, उसका सिर झुक जाता है। राजू को ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। अरे ओ सेठ, गरीब होना कोई गुनाह है क्या? हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे चुका देंगे। हाँ हाँ हाँ, तू क्या पैसे चुकाएगा रे भिखारी? पहले अपनी हालत देख। सेठ हंसते हुए चला जाता है। राजू मुट्ठी भींचकर कसम खाता है। पिताजी, अब वक्त आ गया है कि मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूं। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहां तेरा कोई नहीं है, वहां तुझे कौन संभालेगा? पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। राजू उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वो एक छोटी सी पोटली लेकर बस स्टॉप पर पहुंचता है। इसके बाद में बैठ जाता है। बस धीरे धीरे गांव से दूर चली जाती है। किशन दूर तक बस को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। राजू बस से उतरता है। शहर में पहुंचकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे गांव की सादगी याद आती है, लेकिन वो अपने कदम आगे बढ़ाता है। राजू एक कारखाने के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वो कारखाने के मालिक से काम मांगता है। मालिक जी, मुझे काम चाहिए। मैं कुछ भी कर लूंगा, बस रहने और खाने की जगह मिल जाए। सुनो, यहाँ कई लोग काम मांगने आते हैं पर 2 दिन में भाग जाते हैं। तुझ पर भरोसा कैसे करूं? मालिक जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेहनत से काम करूंगा। मालिक राजू को काम दे देता है। राजू बिना किसी शिकायत के मेहनत से काम करता है। वो भारी बोझ ढोने लगता है। अगली सुबह कारखाने का मैनेजर राजू को काम करते हुए देखता है। वो उसके ऊपर बिना किसी गलती के गुस्सा निकालने लगता है। ओ लड़के, इतनी धीरे धीरे काम कर रहा है, जरा जल्दी कर काम, चोरों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। राजू बिना कुछ कहे तेजी से सामान ढोने लगता है। वो थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजू दिन में काम करता और रात में किताबें पढ़ता। उसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून सवार था। रात का समय। राजू एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। वहां सिर्फ एक पुरानी चारपाई और एक दिया था। वो दिए की मध्यम रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता। मुझे मेहनत करनी ही होगी। पिताजी का सपना पूरा करना है। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना
ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। राजू के कपड़े पुराने हो गए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा देकर मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा होता है। भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। कुछ दिन बाद राजू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि वो रात भर जागकर तैयारी करता था। तभी एक डाकिया उसके पास आता है और उसे एक लिफाफा देता है। वो कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। राजू का उस नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वाह, मैंने कर दिखाया। पिताजी का सपना पूरा हो गया। वो खुशी में फूट फूट कर रोने लगता है। 2 महीने बाद राजू बड़ी गाड़ी में बैठकर गांव लौटता है। वो अब एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। किशन, जो अब बूढ़ा हो गया था, बेटे को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। बेटा, तू सच में मेहनती और अपनी माँ का बहादुर बेटा है। तूने अपना वादा पूरा कर दिया। आज तेरी माँ भी बहुत खुश होगी। गांव वाले राजू की सफलता से बहुत खुश थे। रघु सेठ, जो कभी राजू का अपमान करता था, अब उसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। राजू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माफ करना तो इंसानियत का धर्म है, लेकिन गरीबों का अपमान मत करना, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। राजू अब गांव के लिए काम करने लगा था। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया, जिससे लोगों को मुफ्त इलाज मिलने लगा। उसने गांव में स्कूल और पानी की व्यवस्था शुरू करवाई। वह रोज गांव वालों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता था। एक दिन चौपाल पर राजू गांव वालों से बात करता है। दोस्तों, मैंने गरीबी का दर्द सहा है, भूख और अपमान को देखा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और पिताजी, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। आपकी तपस्या और संघर्ष ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे बहुत दुख है कि इस सफलता में मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। किशन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरा सपना पूरा किया। अब ये गांव तुझ पर नाज करेगा। इसके बाद राजू शाम को गांव के मंदिर में जाता है। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता होती है। हे भगवान, आपने मुझे शक्ति दी, मेरे पिता का सपना पूरा करवाया। मैं सदा आपकी कृपा का आभारी रहूंगा। भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आप जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? आजकल तो बिना दहेज की शादी ही नहीं होती। अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भी ये दहेज प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं। हम इसके साथ खिलाफ हैं। आप बस अपनी बेटी हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हमारी लड़की पसंद आ गई है तो कृपा करके कुछ लेन देन की बात हो तो वो भी हमारे सामने रख दीजिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास मेरी लड़की के अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। भाई साहब, हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी को जो दे सकते हैं, बस उतना दे दीजिएगा, वो भी अपनी बेटी के सुख के लिए। वो क्या है ना, हमारे घर में कूलर नहीं है। आप तो जानते हैं आजकल कितनी गर्मी पड़ती है, तो आपकी बेटी के लिए कूलर दे दीजिएगा। और हमारे घर से आपका घर थोड़ा दूर पड़ता है, तो आपकी बेटी को आपके घर आने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आप एक स्कूटर दे दीजिएगा। और घर में हो का पूरा सामान पुराना हो गया है। आपकी बेटी अगर आएगी तो पुराना सामान देखकर उसको बुरा लगेगा, तो थोड़ा कुछ करके थोड़ा नया सामान भिजवा दीजिएगा। और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। बस हम आपकी लड़की की सुख सुविधाओं का सामान ही आपसे मांग रहे हैं। लड़की का पिता सोच में पड़ जाता है। ठीक है भाई साहब,
मैं आपको 1-2 दिन में संदेशा भिजवा दूंगा। ठीक है, आप विचार विमर्श करके हमें बता दीजिए, पर जरा जल्दी बताइएगा। हमारे लड़के के लिए बहुत से रिश्ते आकर खड़े हैं, लेकिन हमें अच्छी संस्कारी बहू चाहिए थी, इसलिए हम आपके यहाँ आए थे। वरना हमारे बेटे के लिए लाख रुपए दहेज देने के लिए भी तैयार हैं। पिताजी, इन लोगों ने तो दहेज नहीं लेंगे बोलकर दहेज मांग भी लिया। ये लोग तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, और बेटी के सुख के नाम पर इन्होंने तो बहुत सारा दहेज मांग लिया। पर बेटा, अगर हम ऐसे ही दहेज के बारे में सोचते रहे और मना करते रहे तो हमारी बेटी की शादी तो कभी नहीं हो पाएगी। तुम तो जानते हो इसके लिए कितने रिश्ते आकर गए, लेकिन सारे रिश्ते दहेज की वजह से ना हो पाए। और इतना अच्छा लड़का जो शहर में अच्छी तनख्वाह पर काम करता है, ऐसा लड़का हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इन्होंने तो दहेज भी नहीं मांगा है, इन्होंने सिर्फ घर का कुछ सामान मांगा है, वो भी हमारी बेटी के लिए ही मांगा है। हम लोग इधर उधर से कुछ ना कुछ करके दे देंगे, लेकिन ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उर्मिला, तुम क्या कहती हो? तुम्हें क्या लगता है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक ऐसे ही दहेज की वजह से रिश्ते ठुकराते रहेंगे? नेहा की शादी कब तक नहीं करेंगे? उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। हम नेहा को कितने दिन ऐसे ही घर में बिठा कर रखेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। माँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए। हम अभी जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। शादी के बाद मैं शहर चला जाऊंगा और कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा और उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस कीजिए आप सब लोग, आप मेरी वजह से इतना परेशान मत होइए। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। उन लोग ने दहेज के नाम पे कितना कुछ मांग लिया और आप भी उन लोगों की हक में हाँ मिला रहे हैं। मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। उन्हें दहेज चाहिए, बहू नहीं। छोटी, तू चुप कर। तू कुछ नहीं जानती। हम लोग हैं ना, हम सब देख लेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अमित जमींदार से थोड़ा कर्ज उठा लेता है और नेहा की शादी हो जाती है और अमित पैसे कमाने शहर चला जाता है। नेहा, शादी के लिए जो छुट्टियां मैंने निकाली थी वो अब खत्म हो गई हैं। मुझे कल ही शहर के लिए निकलना होगा। हाँ। ये सुनकर नेहा सोच में पड़ जाती है और थोड़ा सोचने के बाद बोलती है, आप चले जाएंगे तो मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा? क्या आप मुझे साथ लेकर नहीं जा सकते? नहीं नेहा, मैं तुम्हें अभी साथ लेकर नहीं जा सकता। वो क्या है ना, मैं नया नया नौकरी पर लगा हूँ, इसकी वजह से अभी मैं पूरी तरह से वहाँ सेटल नहीं हुआ हूँ। जैसे ही मैं वहाँ थोड़ा सेटल हो जाऊँगा, मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन अभी तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्द ही तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। ठीक है जी, आप जैसा ठीक समझे। दूसरे दिन नेहा का पति वहाँ से शहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा की सास बोलती है, अरे बहू, तीज आ रही है और हमारे खानदान में एक रिवाज है कि पहली तीज की मिठाई बहू की मायके से आती है, तो तुम अपने मायके में ये संदेश भिजवा दो। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि ज्यादा मिठाई भिजवाए। हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 2-3 किलो मिठाई से कुछ नहीं होने वाला। और मिठाई जरा अच्छी भिजवाए, नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। हमारी इज्जत का सवाल है, वरना लोग हमें कल ताना मारेंगे कि तुम्हारी बहू के मायके वालों ने कैसी मिठाई भिजवाई है। ठीक है माँ जी, मैं संदेश भिजवा दूंगी। एक दिन बाजार में नेहा को माँ मिलती है। कैसी हो बेटी? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ससुराल में सब कुछ ठीक है। अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं वैसे भी तुमसे मिलने आने वाली थी। बोलो बेटा, क्या बात है? दरअसल माँ, मेरी सास ने मुझसे कहा है कि उनके यहाँ ये रिवाज है, शादी की पहली सावन के पहले तीज पे बहू के मायके से मिठाई आती है और रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो मेरी सास ने मिठाई मंगाई। हाँ बेटा, ये रिवाज है, मैं जानती हूँ। मैं मिठाई भिजवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। माँ, तुम समझी नहीं। दरअसल मैं इसीलिए चिंता में हूँ क्योंकि मेरी सास ने बहुत ज्यादा मात्रा में मिठाई मांगी है। वो क्या है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है और सारे रिश्तेदारों में मिठाई बांटनी है और उनके बहुत रिश्तेदार हैं। माँ, मुझे लगता है लगभग 100 किलो के आसपास मिठाई लगी। क्या बेटा, इतनी सारी मिठाई? बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी से बात करती हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तेरे यहाँ मिठाई पहुँच जाएगी। बेटा अब तू घर पर जा, बहुत समय हो गया, तेरी सास तेरी राह देख रही होगी। जी माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा।
नेहा की माँ घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, जमींदार से और पैसे ब्याज पर ले लेता हूँ। हमें कुछ भी करके नेहा के घर मिठाइयाँ भिजवानी ही होगी, नहीं तो वह हमारे बच्ची को बहुत भला बुरा कहेंगे। उसकी सास उसे इस बात के लिए ताने मारेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जमींदार हमें और पैसे ब्याज पे देगा क्या? क्योंकि हमने उनसे पहले भी कर्ज लिया है और वो अभी तक चुका नहीं है। अमित भी पता नहीं कहाँ रह गया, कितने दिन हो गए वो शहर से अभी तक नहीं लौटा है। पता नहीं, लेकिन मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अपनी बेटी के घर मिठाइयां भेज कर ही रहूंगा। फिर नेहा के पिता जमींदार के पास जाकर पैसे मांगते हैं तो जमींदार बोलता है, तुमने अपने बेटी की शादी के लिए पहले से ही कर्ज ले रखा है, वह कर्ज तो चुका नहीं पाए और फिर आ गए पैसे मांगने। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से, पहले मेरे पैसे लौटाओ, उसके बाद ही मांगने आना। जमींदार जी, अमित शहर गया है, अमित के आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मेरी अभी के लिए सहायता कर दीजिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या, बेशर्म कहीं के? मैंने कहा ना, पहले मेरा पुराना वाला कर्जा लौटा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अब निकलो यहाँ से। तभी अमित वहां पर आ जाता है और बोलता है, जमींदार, मुंह संभाल कर बात कीजिए। ये लीजिए आपके सारे पैसे, वो भी ब्याज सहित। पिताजी, आपको इससे और पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए यहां से। अमित बेटा, तू कहां रह गया था? बेटा, हम कितने दिन से तेरी राह देख रहे हैं। चल, जल्दी घर चल, तेरी मां तुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अमित घर जाता है। अमित की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा, नेहा के ससुराल वालों ने लगभग 100 किलो मिठाई मांगी है। आप चिंता मत कीजिए, 100 किलो क्या, मैं 200 किलो मिठाई भिजवा दूंगा। आपकी कृपा से मेरा शहर में बहुत अच्छा व्यापार चालू हो गया है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है माँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब हमारे गरीबी वाले दिन नहीं रहे। आपके आशीर्वाद से आपका बेटा बहुत तरक्की कर रहा है। अमित के माता पिता दोनों यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर नेहा के घर मिठाई भेज दी जाती है। इतनी सारी मिठाई देखकर नेहा की सास दंग रह जाती है और सोचती है, इतनी सारी मिठाई, बहू के घर वाले तो बहुत गरीब है, फिर इतनी सारी मिठाई के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? कुछ तो बात है। नेहा भी सोच में पड़ जाती है। पता नहीं पिताजी ने इतनी सारी मिठाई के लिए किस किस से कर्जा लिया होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरी वजह से मेरे माँ बाप को और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन नेहा अपने मायके जाती है। ये घर हमारा है? इतना अच्छा, और ये कैसे हो गया माँ? आपने घर कब बनवा लिया? ये तेरे भैया का कमाल है छोटी। हाँ लेहा, अमित शहर में व्यापार कर रहा है, उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। ये सब अमित ने ही किया है, और तुझे जो मिठाइयाँ भेजी थी वो भी अमित ने ही भेजी थी। माँ पिताजी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी कि पता नहीं पिताजी ने मिठाइयों के लिए पैसे कहाँ से लिए होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार आपके अच्छे दिन आ ही गए। ऐसा घर तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं है माँ। हाँ बेटी, भगवान की कृपा है। अरे सरला, तुम जानती हो तुम्हारे बहू के मायके वाले तो बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ, सुना है गांव में बहुत बड़ा घर बना है, और ऐसा घर जो पूरे गांव में किसी का नहीं है। सुना है तुम्हारी बहू का भाई बहुत अच्छा कमाता है और शहर से बहुत पैसा लेकर आया है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आता तो अपने बहू से पूछ लो। अच्छा, तो ये बात है। वही मैं सोचूं, इन भिखारी के पास इतनी सारी मिठाई के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे कुछ ना कुछ करके उनके पास से और पैसे निकलवाने होंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नेहा अपने मायके से ससुराल लौटने के बाद उसकी सास बोलती है, बहू, मेरे गहने नहीं मिल रहे,
मेरे गहने कहाँ हैं? माँ जी, मुझे क्या पता आपके गहने कहाँ हैं। आपके गहने तो आपके कमरे में ही होते हैं। झूठ मत बोल बहू, मुझे अच्छे से पता है तूने ही लिए हैं। माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और भला मैं आपके गहने क्यों लूंगी? अच्छा झूठी गई कि तूने ही मेरे गहने चुराए हैं। मेरे गहने चुराकर तूने अपने घर वालों को दे दिए, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया है। तुझे शर्म नहीं आती? ससुराल से पैसे गहने चुराती है और अपने मायके वालों को दे देती है। वही तो मैं सोचूं, उन भिखारियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? माँ जी, आप ये क्या बोलते जा रही हैं? वो पैसे मेरे भैया शहर से लाए हैं। ये सब झूठ है। तूने मेरे ही गहने चुरा कर उन्हें दिए हैं। नेहा की सास नेहा की एक बात तक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे सास ससुर से बात करता हूँ। ये क्या है समधन जी? मेरी बेटी से ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने उसे घर से निकाल दिया? चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हारी बेटी ने हमारे घर चोरी की है, मेरे गहने चुराए और आप ही को दिए हैं। और हिम्मत तो देखो, ऊपर से मुंह उठाकर चले आ कि मेरी बेटी ने क्या किया है। आप ये क्या कह रही है समधन जी? मेरी बेटी चोर नहीं है। हमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और रही हमारी बात, तो सब जानते हैं कि यह पैसे मेरे बेटे ने कमाए हैं। वह मैं कुछ नहीं जानती। अगर अपनी बेटी की शादी बचाना चाहते हो तो मुझे मेरे गहने लौटा दो, नहीं तो मेरे गहने के पैसे मुझे दे दो, वरना अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं समधन जी, जबकि मेरी बेटी की कोई गलती भी नहीं है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको अपनी बेटी की शादी बचानी है तो आपको मुझे पैसे देने ही होंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर दूसरे ही दिन अमित नेहा को लेकर उसके ससुराल जाता है और उसकी सास को पैसे दे देता है। पैसे देकर सास बहुत खुश हो जाती है। ये हुई ना बात, इन लोगों को अच्छा मजा चखाया। ये तो कमाल ही हो गया, मैंने कितनी आसानी से इससे पैसे निकाल लिए। अब आगे आगे देखो, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी के नाम पर और क्या क्या निकलवाती हूँ। थोड़ी ही देर बाद अमित पुलिस को लेकर वहाँ आता है। ये क्या है अमित, यहाँ पुलिस क्या कर रही है? आपके गहने चोरी हो गए थे ना? पुलिस इस बात का पता लगाने आई है। उन्होंने हमारे घर पर तो देख लिया, वहां उन्हें कोई गहने नहीं मिले, तो सोचा एक बार आपके घर की भी तलाशी हो जाए। वो गहने हमारे घर में नहीं है, वो तो तुम्हारी बहन ने ही चुराए थे और तुमने उसके पैसे भी दे दिए। फिर वो गहने यहाँ कैसे होंगे? वह तो पुलिस का काम है ना, अब वही पता लगाएगी कि वह के गहने कहाँ हैं। नेहा की सास बहुत मना करती है, लेकिन पुलिस तलाशी करती है और वह गहने नेहा की सास के कमरे में ही मिल जाते हैं। ये गहने यहाँ कैसे आए मुझे नहीं पता। क्यों झूठ बोल रही हो माँ जी? आप ही के पास थे। आपने जानबूझकर मेरे घर वालों से पैसे निकलवाने के लिए ये सब नाटक रचा। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी कोई बेटी होती और उसकी सास उसके साथ ये सब करती तो आपको कैसा लगता? मेरी बहन भी तो किसी की बेटी है, जरा उसके माँ बाप के बारे में भी सोचा होता आपने? जो जो मांगा हमने सब दिया, क्योंकि हम हमारी बेटी की खुशी चाहते थे। उसकी खुशियों के लिए हम सब करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आप इस बात का फायदा उठा रही हो। बेटी की खुशियों के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते ताकि उनकी बेटी को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो, वो खुशी से रह सके, और आप जैसे लोग उन्हें मजबूर करते हैं। उसकी सास का सर शर्म से झुक जाता है और वह बोलती है, नेहा बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी, अगर दी होती तो शायद मैं आज ऐसा कदम नहीं उठाती। मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दे बेटी। आइंदा मैं तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तुझे यहाँ किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। मुझे एक मौका दे दे बेटी, मुझे माफ कर। माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको सास नहीं अपनी माँ समान ही मानती हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।